हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 फिजिक्स साइंस के जो है आपके फिजिक्स पोर्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आंसर नहीं क्वेश्चन ही है सिर्फ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे सारे क्वेश्चन, सभी चैप्टर्स के फिजिक्स वाला जो पोर्शन है ना, पूरा पोर्शन इस वीडियो में कवर अप होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, आपके लिए मैंने क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए 2023 के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10 के हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जो भी सब्जेक्ट आपके पास में, सोशल साइंस, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, सबकी वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, चेक कर लेना उसको। और जो अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर ये क्वेश्चंस वगैरह लिखे हुए चाहिए, क्योंकि भाई क्वेश्चन है, आप वीडियो बार बार देखोगे तो दिक्कत होगी, अपनी गाइड वगैरह में मार्कअप कर लेना। और यहाँ पे सारे बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है, कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका पार्टिकुलर चैप्टर से, कौन से चैप्टर से बड़े क्वेश्चन आते हैं, कौन से छोटे आते हैं। सारे डाउट आपके इस वीडियो के बाद में क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको लिखा हुआ चाहिए तो सारा कुछ आपको cclchapter.com गूगल पे सर्च कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन के लिंक से विजिट कर सकते हो। इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा और पेपर वगैरह भी मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर, HBSC के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे 2017 तक के। ठीक है, 2017 और उसके बाद के सारे पेपर आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं, तो जरूर से चेकआउट कर लेना। चलो अब देखते हैं यहाँ पे चैप्टर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल का मतलब है आपको जो है पहले एक ऑब्जेक्ट है, वो कनकेव मिरर में, कनकेव लेंस में रखवा देंगे, कन्वेक्स लेंस में रखवा देंगे। उसके बाद उसकी पोजीशन बताएंगे और उसके हिसाब से आपको दो तीन चीजें एक्सप्लेन करनी रहेंगी। और ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। क्वेश्चन देखो तब समझ आएगा तुमको। यूजिंग आर रे डायग्राम एक्सप्लेन, ये इसमें फोटो वगैरह बनाना होता है, ठीक है ना, फोटो भी बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना आपको। यूजिंग आर रे डायग्राम एक्सप्लेन द पोजिशन, रिलेटिव साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, ये तीन चीजें बतानी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द F1 एंड 2F1 ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस है आपका, पहले तो लेंस का पता होना चाहिए, कन्वेक्स लेंस कौन सा, कनकेव कौन सा है। तो चलो देखते हैं आप में से कितनों को पता है। अगर ये नहीं पता ना भाई, फिर कुछ नहीं, आप फिर नहीं होने वाले आपसे ये क्वेश्चन। ये वाला जो लेंस है ना, ये वाला, ये कौन सा लेंस है, इसका नाम बता दो तुम, ठीक है, कमेंट में बताना। देखते हैं किस किस को पता है। चीटिंग नहीं करनी भाई गाइड से, कहीं आप गाइड में से देख के आओ कि चलो यार इसको क्या पता लग रहा है, गाइड खोल के एक बार देख के बता देते हैं कमेंट में, हमारी भी हवा सी बन जाएगी। ऐसा नहीं है भाई, चीटिंग नहीं करनी खुद के साथ में। अभी तक आपने देखो पेपर आने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा लेंस है, इसके बिहाफ पे, या फिर आपको जो है ये वाला लेंस कौन सा है। तो ये जो है इनमें से आपको पता लगना चाहिए। लेंस का नाम देंगे वो बकायदा आपको, और उसके बिहाफ पे आपको जो है पोजीशंस बताई जाएंगी, और उनके हिसाब से आपको फिर डायग्राम वगैरह बनाना। एक एक पॉइंट का एक एक नंबर, डायग्राम का एक नंबर है आपका पोजीशन बताने का, और साइज का, नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा, वो सारी चीज़ों का एक एक नंबर है। और इस हिसाब से 4 नंबर बनेंगे आपके इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो अगला, तुम्हें समझ आएगा कैसे कैसे घुमा रहे हैं इस क्वेश्चन को ये। Using a ray diagram, explain the position, relative size and nature of image of an object placed beyond 2F1 of convex lens। अब ये 2F1 के beyond रख दिया। Using ray diagram, explain position, size and nature of image of an object placed beyond center of curvature C ऑफ आ कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर, पहले कन्वेक्स लेंस था, अब मिरर आ गया। मिरर और लेंस में कंफ्यूज मत हो जाना तुम कि कन्वेक्स मिरर लेंस अलग होते हैं भाई, वो सीधी सीधी बात है, अलग होते हैं। देखो कनकेव मिरर कौन सा होता है, ये वाला होता है। अब इन्होंने बोला है सेंटर से जो है बियॉन्ड सेंटर है, ये एक पॉइंट है सी इनका, तो उस हिसाब से आपको पूरा ऐसे डायग्राम बना के जो जैसे बनना है, जो भी बनना है, तो उस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। इनका ध्यान रखना कहीं लेंस मिरर में अटके रहो तुम कि लेंस कौन सा है, मिरर कौन सा है, और कैसे डायग्राम बनाना है, तो उसमें मत अटक जाना तुम। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग रे डायग्राम एक्सप्लेन पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द फोकस F एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C ऑफ अ कनकेव मिरर। समझ गई, ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा, 4 नंबर वाला बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। कर लेना, इसका कंसेप्चुअल है टोटल, ये कंसेप्ट को कर लेना अपना। ये क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन ने तबाही मचा दी, जीना हराम कर रखा था, मैं काट काट के थक गया। 20 पेपरों में, लगभग 15 पेपरों में क्वेश्चन आ चुका है ये देखो तुम। व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, डिफाइन 1 डायोप्टर पावर ऑफ अ लेंस। 2 नंबर में आता है, कोई बात नहीं, 2 नंबर तो आएंगे भाई, आसान हो, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सब लोग क्या बताएंगे आपको, बड़े बड़े क्वेश्चन बताएंगे भाई, डीसी जनरेटर कर लो, एसी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, 2-4 क्वेश्चन बताएंगे और चलते बोलेंगे। भाई एक्चुअली में 2-4 नहीं आते, 2-4 में देखो सेट ही इतने आ जाते हैं, क्वेश्चन ही उनसे ज्यादा आ जाते हैं जितने लोग बता रहे होते हैं।
तो एक्चुअली में आपको क्या करना होता है, आपको सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए, छोटे क्वेश्चन कैसे आते हैं, बड़े कैसे आते हैं, कितने छोटों में कौन सा रिपीट हो रहा है, बड़ों में। तो यहाँ पे इस चैनल पे आपको सारा एनालिसिस मिलता है पूरे का पूरा। अगर आपको वीडियोस देखनी है बाकी की देख सकते हो। अब देखो पावर ऑफ लेंस बताना है, डायोप्टर 1 डायोप्टर पावर बतानी है लेंस की। एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ अ कनकेव मिरर, मेक अ रे डायग्राम ऑफ द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये देखो 2 नंबर में दे दिया भाई, इनकी मर्जी है, 2 में दे, 3 में दे, 4 में दे, चीजें वही है, सेम टू सेम कंसेप्ट है, शुरुआत वाले क्वेश्चन जैसा सही है भी। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ अ कनकेव मिरर, ड्रॉ द रे डायग्राम टू डिपिक्ट द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। 2 नंबर में है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है ये वाला सेम क्वेश्चन। देखो ऊपर वालों पे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों नहीं लिखा, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर लिख रखा है जो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में, वो वैल्यू बदल के भी नहीं आया, वो उस क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा, ऐसे नहीं लिखा किसी पे भी मुंह उठा के। तो ये आपको बता दे रहा हूँ मैं वीडियो में, आपको समझा दे रहा हूँ कि ऐसा कंसेप्ट जो आपको समझना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए इन चीज़ों के। तो अगला क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ पोजीशन इन बिटवीन द मेन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ये 2 नंबर में है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ पोजीशन इन बिटवीन द मेन फोकस एफ एंड 2f ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम शोइंग द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। 2 नंबर में है ये भी, मतलब सेम साई है सारों में, मतलब आपको लग रहा होगा भाई सेम सेम से क्वेश्चन है, क्या कर रहे हो तुम ये तो एक्चुअली में आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कभी कन्वेक्स लेंस बना देंगे, कभी कनकेव लेंस बना देंगे उसका, कभी कन्वेक्स मिरर बना देंगे कनकेव में, ऐसे कंफ्यूज करेंगे बस, वो आपको और ज्यादा नहीं होने वाला। कंसेप्ट क्लियर होगा, तुम बना दोगे उस डायग्राम को, गारंटीड बना दोगे, सारा कुछ बता दोगे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ड्रॉ रे डायग्राम एंड राइट नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट। अब ये 3-3 मार्क्स का 6 नंबर का क्वेश्चन आया है इसमें से, मतलब इसमें से कम ही आते हैं, ज्यादा आते नहीं है। 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन है जो देखने को मिला, वो भी 3-3 नंबर के 2 स्पेयर हिस्सों में, क्योंकि 6 नंबर का एक क्वेश्चन की इज्जत नहीं है इस चैप्टर में। 3 नंबर का 4 नंबर का मैक्स टू मैक्स जाता है वो। अब इन्होंने हमसे 2 चीजें पूछी, डायग्राम बनाना है, नेचर बताना है इमेज का, जब एफ और 2f कन्वेक्स लेंस के सॉरी कनकेव लेंस के बीच में रखेंगे, अब बिटवीन एफ एंड 2f ऑफ कन्वेक्स लेंस। देखो ये कंसेप्चुअल है, पहले वाला कर लोगे दूसरे वाला भी कर लोगे, पहला नहीं आता दूसरा नहीं आता, इतने सारे क्वेश्चन है भाई सेम टू सेम। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, कभी कभी मन कर जाता है उनका न्यूमेरिकल देने का। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ अ पावर 2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, राइट वन यूज ऑफ दिस लेंस। आपको जो है एक लेंस की पावर बताई गई है 2 डायोप्टर, वो भी पॉजिटिव में, तो इस लेंस कौन सा लेंस है ये बताना है, और इसका यूज क्या है वो भी बताना है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, जो है -2 डायोप्टर, मतलब इसमें प्लस था इसमें माइनस, बस इतना चेंज है, बाकी सब सेम है क्वेश्चन। और ये ज्यादा पूछते हैं माइनस वाला प्लस वाले के बजाय, क्योंकि आप भूल जाओगे ना प्लस वाले को, क्या पता रट्टा मार के आए हो। चलो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। एक जो है लाइट एंटर करती है ग्लास के थ्रू और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। उस ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी, अगर वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो उस कंडीशन में, ठीक है। चलो आपको बताना हो तो आपको न्यूमेरिकल है बेसिकली। An object 5 centimeter is length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image, its nature and size। 3 नंबर में ये 3 चीजें बतानी है, तीनों का एक नंबर। A concave lens has focal length of 15 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed so that it form an object at 10 centimeter from the lens? Also find the magnification produced by the lens। ये 3 नंबर में। Find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32 centimeter। 2 नंबर में आता है। और ये एक और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, if an object is placed on the infinity of concave lens then draw a ray diagram and explain the position, साइज एंड नेचर ऑफ इट्स इमेज। 4 नंबर में आता है ये भी। अब ऐसे जो है क्वेश्चंस आते हैं, एक चीज का ध्यान रखना, जब भी डायग्राम बनाओ, क्योंकि बहुत सारे डायग्राम बना रहे हैं हम इसमें इस वाले जो है चैप्टर के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है कि पेंसिल से बनाना, पेन से मत छापने लग जाना उधर, पेंसिल से बनाने, अच्छे बनाने, साफ नीट क्लीन डायग्राम बनाने आपको।
क्योंकि मेन तो डायग्राम ही गेम खेलेंगे आपके साथ में। चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें से कुछ खास उम्मीदें मत रखना कि भाई बड़े क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं आता इसमें से। ये जो एक एक नंबर के देख रहे हो ना, इनको तो वो एमसीक्यू में पूछ लेते हैं मोस्टली को। आप एमसीक्यू वाली वीडियो देखो, सबसे ज्यादा एमसीक्यू आते हैं इस चैप्टर से, और बहुत ही इजी कंसेप्चुअल आते हैं। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कैसे वो फिनोमिना वगैरह जो कंसेप्ट है वो याद करोगे आप, तो वो देखना वीडियो, बहुत मस्त वीडियो बना रखे इस चैप्टर के रिगार्डिंग। मतलब पूरी बुक के इंपॉर्टेंट, शायद से फिजिक्स या फिर पूरी बुक के होंगे शायद से, जो भी है मैंने एक ही वीडियो बनाई थी आई थिंक, तो पूरी बुक के कराए होंगे मैंने उसमें, देख लेना वो वाली वीडियो। वट टाइप ने या फिर नेचर कह लो ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय द आई लेंस एट रेटिना। तो कैसा जो है इमेज बनती है वो बताना है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ इरिस, इरिस का क्या काम है वो बताओ। व्हाट फिनोमिना ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये जो है एमसीक्यू में बहुत पूछते हैं, एक बार जो है पेपर में 1 मार्क्स में पूछ लिया। अब पूछ लिया तो भाई एमसीक्यू में कैसे डालूं क्वेश्चन को, तो यहाँ ले आया मैं इसको पकड़ के। एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट डो नॉट ट्विंकल। प्लैनेट क्यों ट्विंकल नहीं करते, रीजन देना हमको। 2 नंबर में आया था ये। The prism split the incident white light into band of color. Write these colors name in sequence. देखो ये चीज दिखाने के लिए बस मैंने ऐड ऑन करा है ये दोनों क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, कंसेप्ट समझो। यहाँ पे हमको जो है एक प्रिज्म दिया है, एक प्रिज्म है, उसके अंदर एक लाइट एंटर करती है और 3 मतलब वो 7 रंगों में ऐसे डिवाइड अप हो जाती है। तो उनके नाम, कलर्स के नाम बताने हैं हमको सीक्वेंस में, यानी कि 7 कलर में डिवाइड होती है जो, 7 के नाम लाइन वाइज बताने हैं। इस वाले को देखो, राइट द नेम ऑफ कलर इन सीक्वेंस फाउंड आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। एक ग्लास के प्रिज्म में से जब एक लाइट को पास किया जाता है, वो जो कलर्स टूट जाते हैं उनकी सीक्वेंस आपको बतानी है, यानी कि यही 7 नाम इसमें भी बताने 1 नंबर में, और यही 7 नाम आपको 2 नंबर में। अब आप बोलो भाई इसमें मतलब ऐसा क्या कर रहे हैं हम, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को भाई ऐसे डाउट आता है कि मतलब अगर इसमें आप बोल रहे हो 1 नंबर में पूछेंगे, फिर 2 नंबर किस चीज़ के देंगे, वो हम 2 नंबर के लिए क्या लिखे उसमें। भाई कुछ नहीं लिखना, वो 1 नंबर में जो क्वेश्चन पूछते हैं बस उतना सा लिखो, काम खत्म तुम्हारा। कई बार ये लोग क्या करते हैं कंफ्यूज करने के लिए, हो सकता है 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन को 1 नंबर में दे दे, फिर क्या करोगे तुम। तो ऐसा चलता रहता है इनका, ये सीन चलता रहता है। तुमको सिंपल सी बात है, जो पूछा है बस वो दो जवाब। इन्होंने 7 रंग पूछे ना, जैसे हमसे 7 कलर पूछे, तो 7 को मिला के 1 नंबर दे, या फिर इनका मर्जी हो 3 3.5 नाम तुमने लिख दिए तो 1 नंबर दे देंगे, और पूरा लिख दिया 2 नंबर, ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो इनकी इच्छा होती है। चलो इलेक्ट्रिसिटी वाले से आते हैं न्यूमेरिकल। बस न्यूमेरिकल कर लेना, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है, 2-3 फार्मूले लगते हैं बस सारों में, और ध्यान रखना इनका, इन्हीं के भी यहाँ पे आते हैं। देखो तुम, potential difference between the terminal of an electrical heater is 80 volt. When it draws a current of 5 ampere from the source, what current will the heater draw if the potential difference is increased to 160 volt? 2 नंबर में आया था, न्यूमेरिकल है, निकाल के देखना आपको। यानी कि देखो एक हीटर था जो जिसको 80 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस था, अभी उसको डबल अप कर दिया गया है, तो उसका सोर्स, वो पहले जो करंट ड्रॉ कर रहा था वो 5 एम्पियर था, अब कितना करेगा वो पूछ रहे हैं हमसे। एन इलेक्ट्रिक मोटर, ये मोटर वाला अच्छे से कर लेना, थोड़ा आसान है तो वैसे भी। इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, फाइंड द पावर ऑफ मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 3 आवर्स। 3 घंटे में कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर देगी मोटर, वो हमको बताना है। 220 वोल्ट की हमारी लाइन है और 4 एम्पियर का करंट है, तो वो हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एक फॉर्मूला लगेगा सिंपल सा और हो जाएगा आपका। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर। देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे 4 एम्पियर था, यहाँ पे 5 एम्पियर कर दिया। 220 वोल्ट लाइन डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। यहाँ पे 3 घंटे थे, यहाँ पे 2 घंटे चलाए। भाई इनकी मर्जी है, कितने भी चलाए, 10 घंटे चलवा ले तुमसे, बस वैल्यू रखो, आंसर निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, why are the coil of electric iron and toaster are made of an alloy rather than a pure metal? तो ये जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है, टोस्टर होते हैं, इनके जो मतलब कोइल्स होती है वो अलॉय की बनी होती है, एक प्योर मेटल की बनाने की बजाय। तो इसके पीछे रीजन देना है क्यों होता है ऐसा, तो ये भी कई बार रिपीट हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 150 जूल ऑफ हीट, 150, ये कंसेप्ट, ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, ये वाला ठीक है, 5वां छठा। मतलब इन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए लगाया मैंने क्योंकि इक्वेशन बदल रही है, बस इसीलिए वैल्यूज बदल जा रही है। 150 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन आ 6 ओम रेजिस्टेंस। तो 6 ओम का एक रेजिस्टेंस है जो 150 जूल की हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस बताना पूरे रजिस्टर के अक्रॉस में। अब यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, 6 एम्पियर का रेजिस्टेंस है, एमिट हीट एनर्जी एट द रेट ऑफ 125 जूल पर सेकंड। तो 125 जूल पर सेकंड के हिसाब से वो एनर्जी जो है एग्जिट कर रहा है, ये 150 जूल पर सेकंड के हिसाब से।
फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। अब इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस बताना, इसमें भी, दोनों में सेम फार्मूला लगेगा, आंसर दोनों के निकल जाएंगे या एक का भी नहीं निकलेगा तुमसे। ये वाले का कंसेप्ट और देख लेना तुम। हाउ कैन थ्री रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। 2 मार्क्स में है। अब ये क्वेश्चन रिपीट ज्यादा हुआ था, बाकी भी हुआ, कंसेप्ट सेम है तीनों क्वेश्चन के अंदर, और भी क्वेश्चन है का दो, कंसेप्ट सेम है। यहाँ पे हमको 3 रजिस्टर दे रखे हैं और हमको जो टोटल रेजिस्टेंस है वो बता रहे हैं ये 1 ओम का होता है, तो हमको पूरा जो है वो बताना है कैसे क्या हमको लगाने पड़ेंगे वो। अब यहाँ पे भी ऐसा ही क्वेश्चन है। हाउ कैन थ्री रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। आपका जो प्रोडक्ट है फाइनल वो 4 ओम आना चाहिए, यहाँ पे 1 ओम निकलवा रहे, कुछ भी निकलवा सकते हैं इनकी मर्जी। सो हाउ यू कैन कनेक्ट थ्री रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस इज 6 ओम। अब यहाँ पे 2 3 6 की बजाय इन्होंने सारे 6 कर दिए, मतलब ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम है, 3 रजिस्टर है। सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, और इनका कॉम्बिनेशन 4 ओम का बता दो भैया, मतलब कंसेप्ट टोटल यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम, अ लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम आर कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 8 वोल्ट इन अ सीरीज। तो हमको कैलकुलेट करनी है दो चीजें, एक एक नंबर का एक एक पॉइंट है ये। टोटल रेजिस्टेंस बताना सर्किट में कितना होगा, करंट फ्लो थ्रू द सर्किट कितना होगा वो बताना हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार आए तो। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर ऑफ पावर 400 वाट, ये वैल्यूज चेंज हो सकती है, ध्यान रखना इसका भी, इज अलाउड टू रन 10 आवर्स पर डे। वट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट 4 रुपीज पर किलो वाट आवर। यानी कि हमको 400 वाट का एक फ्रिज चलाना है 30 दिन के लिए, 10 घंटे रोज चलता है वो, 4 रुपये रीडिंग का रेट है तुम्हारा, वैसे है नहीं इतना सस्ता, लेकिन इनकी रीडिंग भाई सस्ती है, क्या करें। तो अब तुमको फाइनली बताना है तुम्हारा बिल कितने रुपये का आएगा, है ना, कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा ऑपरेट करने के लिए। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करता है, अभी रिसेंट के कुछ ईयर्स में बहुत पूछा जा रहा है ये, ध्यान रखना इसका। व्हाट डू यू मीन बाय अर्थिंग, व्हाई शुड इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसीज बी अर्थड। तो अर्थिंग क्या होती है और इसको अर्थिड क्यों किया जाता है वो बताना है। बेसिकली ये ओवर चार्जिंग या फिर करंट फ्लो हो जाता है ना जब बॉडी में, तो उससे बचाने के लिए हम अर्थिंग करते हैं। इसमें एक तार लगी होती है पूरे बोर्ड में, मतलब आपने जनरली देखा होगा ना जो सॉकेट्स होते हैं फ्रिज वगैरह या बहुत सारी चीज़ों जिनमें 3 होते हैं, तो वो तीसरा पिन जो है ना हमारा वो अर्थिंग का होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले मैं भी सोचता था भाई, मतलब ऐसे किताबों में पढ़ना तो अच्छा सा लगता है हमको कि अर्थिंग नामक कोई बीमारी होती है और इससे जो है हम करंट से बच सकते हैं ये वो करके। भाई लिटरली मैंने जब पहली बार पीसी लिया ना तब पता लगा ये जरूरी होता है, मैंने खुद अपने घर में उखाड़ के काटना पड़ा स्पेशल। तो भाई कंसेप्ट अच्छा है, मतलब अब तुम फिजिक्स को अच्छे से समझोगे तो बहुत मस्त चीज़ है। अगर ये नहीं लगाता ना मैं करंट लगता रहता, मुझे पीसी से करंट मार रहा था भाई, पीसी की बॉडी करंट मार रही थी और उसका कोई इलाज नहीं था अर्थिंग के सिवाय। तो वो अर्थिंग इसीलिए जरूरी है, तब मुझे पता लगा इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग, पहले मुझे भी नहीं पता था, तुम्हारी तरह रट्टा मारा और काम चला लिया था। लेकिन काम की चीज़ है भाई, अच्छे से समझना इस चीज़ को, कंसेप्ट को समझना, काम आएगी कभी ना कभी। वाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये बताना है टंगस्टन को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है ना इस वजह से। चलो आगे देखते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तुम अगर बड़े क्वेश्चंस की बात करो तो इस चैप्टर को रट लेना, 6 नंबर के इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, मजा आ जाएगा तुमको। देखो कैसे कैसे आते हैं, पहले छोटे छोटों की बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन राइट एंड थंब रूल, राइट एंड थंब रूल एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, देखो दोनों में से पूछ सकते हैं, इस पे भी मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना चाहिए था बकायदा, मेरे को कई बार आया था ये भी, शायद मिस टाइप हुआ होगा। तो ये जो है ना ये लो लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल पूछ सकते हैं, राइट हैंड कोई सा पूछे मर्जी उनकी है, 2 नंबर में आएगा। हाथ वगैरह चाहो तो छाप भी सकते हो, मर्जी आपकी। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट ऑफ सोलेनोइड, 4 नंबर में आता है। ये क्वेश्चन भाई इतनी बार आया ना इस वाले ने, मतलब हमको जनरली क्या सुनाया जाता है, जो जहां से भी सुनते हैं कहीं से भी हमको बताया जाता है भाई मोटर वाला कर लेना, वो तो आता ही आता है, उसको तो याद कर लेना, वो जनरेटर वाला मोटर वाला वो कर लेना, वो आता है एग्जाम में। लेकिन ये क्वेश्चन भी इतना आता है भाई, हद मचा रखी इसने भी। What is a solenoid? Draw the magnetic lines of force around the current carrying solenoid. Also, throw some light on the uses of solenoid. इतनी सारी चीजें पूछी जा रही है हमसे 4 नंबर के अंदर, आपको बतानी है और करना है इसको अच्छे से याद है, ठीक है, बहुत रिपीट हुआ ये।
डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड अ बार मैग्नेट। ये भी बहुत बार आया है, ये भी ध्यान रखना है, इसका 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसके आपको बस क्या करना है, ड्रॉ करनी है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अराउंड अ बार मैग्नेटिक। बार मैग्नेट कैसा होता है, बार मैग्नेट समझते हो ना, ऐसे वाला मैग्नेट, नॉर्थ साउथ आई थिंक सो, ऐसे वाला डायग्राम आपको छापना है। ऐसे रे वेव्स कैसे आ रही है, मतलब साउथ टू नॉर्थ टू साउथ जाती है आई थिंक सो। तो ऐसे आपको पूरा ऐसे डायग्राम, बस बड़ा डायग्राम छापना और मौज हो गई भाई आपकी 2 नंबरों की। और ये आता है, बहुत बार आया, ये भी ध्यान रखना इसका। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन वाला भी आता है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। तो ये 4 नंबर में आता है। देखो हमको जब बताते हैं ना कोई भी, तो वो 6 नंबर के बताते हैं, 4 वाले, 2 वाले, इवन 1 नंबर वाले क्वेश्चन कोई नहीं बताता भाई। इस चैनल पे सब मिलेगा तुमको, टेंशन मत लो, ठीक है। आप बस कमेंट करो अगला सब्जेक्ट कौन सा हम करवाएं आपके लिए। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का आपको एक वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है। पता है ना इसका, तो ये तो कर लिया होगा तुमने याद जरूर से। एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन इलेक्ट्रिक मोटर। देखो जो वर्किंग वगैरह करोगे ना, उस टाइम पे बताओगे ये पुर्जे होते हैं इसमें, ये काम आते हैं, तो उसी के अंदर से ही आ जाता है। तो स्प्लिटरिंग एडिशनल भी दे दिया इन्होंने जानबूझ के, मजे लेने के लिए, बस कंफ्यूज करने के लिए। 6 नंबर में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन इन डिटेल, प्यारा सा क्वेश्चन जब देना होता है ऐसे देते हैं वो। द एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। 6 नंबर में आता है, अच्छा आता है, बहुत आता है ये। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग, व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। अरे ये सेम क्वेश्चन क्यों लग रहा है मुझे, ऊपर वाले जैसा ही, ये वाला सेम लग रहा है मुझे, जहां तक लग रहा है। प्रिंसिपल वर्किंग फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग, यस सेम है। तो देखो क्या होता है एक्चुअल में, रिपीट हो जाते हैं ना कई बार, एक आध बार कटने भूल जाता हूँ मैं उनको, मतलब रिपीट हो रहा है, मैं ठीक है देख लिया, मैं कई कई बार आ चुका एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दिया, इधर काटना भूल गया, ठीक है। ये 9वां क्वेश्चन और 11वां सेम ही है हमारा, इसको टिक 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 काट डालो, ठीक है। मतलब जब मोस्ट इंपोर्टेंट वैसे भी हो गया ये, तो वैसे भी कर लोगे तुम इसको। अगले क्वेश्चन पे आओ तुम। एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी जनरेटर के बारे में डिटेल में आपको बताना है। 6 नंबर का आएगा, डायग्राम भी बनाना है और सारी चीजें भी आपको करनी है। एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय ड्रॉइंग अ लेबल्ड डायग्राम। देखो आपको भी इलेक्ट्रिक जनरेटर का भी डायग्राम बनाना, वही सेम सा ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट। फंक्शन बताने हैं, ब्रूसेज के क्या फंक्शन होते हैं। अब ऐसे जरूरी नहीं है कि वही आए, कुछ वेले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय ड्रॉइंग आर लेबल्ड डायग्राम। मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, सेम टू सेम है। मतलब मेन जो चीज है ना वो वही क्वेश्चन है, उनको बस बदला जा रहा है। बदलने का तरीका भी देख लो तुम, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए बदलते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, ये एडिशन दे दिया उन्होंने थोड़ा सा, बाकी वही क्वेश्चन दे दिया पिछले वाला जनरेटर वाला। एक्सप्लेन द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, write about the rules to find direction of this force, what are the devices in which current carrying conductors and magnetic fields are used। तो उन डिवाइसेज के नाम्स वगैरह वो सारी चीजें देखनी, कई सारे क्वेश्चन मिक्स कर रखे हैं इन्होंने इसमें। एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू आ स्ट्रेट कंडक्टर, डिस्क्राइब द रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ सच आ मैग्नेटिक फील्ड। 6 नंबर में आता है। What are the two safety measurement commonly used in electric circuits and appliances? Explain their working। जो भी तुम बताओगे उसके बारे में, वर्किंग भी एक दो सेफ्टी मेजर बताने हैं, उनके जो नाम बताने हैं और उसके बाद में बताना है कि उनके जो है क्या पर्पस वगैरह क्या सीन रहता है। 4 नंबर में है ये भी आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये चैप्टर बहुत प्यारा है, मतलब इसको देख के तो मजा सा आ जाता है। 4 नंबर, ये 14 चैप्टर है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और इसमें से रिपीटेड क्या ही पूछो, बस ये क्वेश्चन रट लो, दिल लगा दो, जान लगा दो। 2 नंबर का है, भले ही कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2 नंबर आएंगे। ये देख लो भाई तुम, इतना रिपीटेड क्वेश्चन है ये 20 पेपर में से लगभग 15 पेपरों में आ चुका है। अब देख लो तुम्हें याद करना है नहीं करना वो तुम्हारी मर्जी है। फिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, अच्छे से कर लेना। देखो मैं तभी बता दे रहा हूँ आपको, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चंस वेबसाइट पे लिख रखे हैं, cclchapter.com पे। वहां पे जाओ, गाइड खोलो और भाई मारने लग जाओ टिक्के, ये करना है, ये करना है, ये करना है। जिनको पास होना है वो सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट करो, सिर्फ पास होने वाले। जिनको पास नहीं होना, साथ में नंबर भी बढ़िया चाहिए, वो सारे कर लेना, ठीक है। वो तुम्हारी मर्जी है फिर कितने करते हो कितने नहीं करते हो। हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स
कोज इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ये आई थिंक सो पिछले इसमें अगले चैप्टर में यार, ये 16th चैप्टर में ये क्वेश्चन, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे थोड़ी सी, मुझे जहाँ तक लग रहा है 16th चैप्टर का है। चलो कोई ना, इसको भी कर लेना तुम, 16th में मिलेगा प्रोबेबली ये इसका आंसर तुम्हें, ठीक है, इसमें नहीं है, ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ हार्नेसिंग द विंड एनर्जी, विंड एनर्जी की हार्नेसिंग में क्या लिमिटेशन है वो बताना है। व्हाट इज चारकोल, हाउ इट इज अ गुड फ्यूल, चारकोल के बारे में एक्सप्लेन करना है। बायोगैस गुड फ्यूल कैसे है बताना है। और ये भी आया कभी कभी, मतलब लगभग 5-4 पेपरों में मिल ही गया है, 20 पेपरों में से प्रोबेबिलिटी अच्छी है इसकी भी। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, तो डिसएडवांटेज क्या फॉसिल फ्यूल्स के वो बताने आपको। व्हाट इज वेव एनर्जी, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। नेम द 2 रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमको बतानी है। अब इस चैप्टर पे आ जाओ तुम, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। भाई ये वाला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन मैंने पहले नंबर पे इसीलिए डाल दिया, तुम पहला करोगे दूसरे पे दिक्कत आती है, तुमको पहला पहला करते हो। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द 3 R's टू सेव द एनवायरमेंट। 2 नंबर में आता है ये, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। एक्सप्लेन रिड्यूस इन डिटेल, आपको रिड्यूस के बारे में बताना है, सारी बकवास छोड़ के रिड्यूस मतलब ये डेफिनेशन। रिसाइकल भी पूछ सकते हैं आपसे, रीयूज भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना रिड्यूस ज़्यादा पूछते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना इस टॉपिक को। अब आप बोलोगे भाई हमारी किताब में तो 5 R दे रखे, 3 R की बात क्यों कर रहे हो तुम। देखो क्या सीन हो रहा है, मेरे को नहीं पता क्या पंगे करना के चक्कर में ये लोग, लेकिन जो हिंदी मीडियम वालों की साइंस है ना उसमें दे रखे 3 R, ठीक है, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। जो बाकी आ रहा है ना, जो बाकी फुल फॉर्म आपकी 5 आ रहा है, मतलब 5 में से 3 तो यही है और 2 और एडिशन, तो उन 2 को भूल जाओ। लेकिन कभी एमसीक्यू वगैरह देंगे तो उसमें 5 आर लिख देंगे, तो कंफ्यूज नहीं हो जाए ना, 5 आर कहाँ से आ गया, 3 आर कहाँ से, दोनों एक ही चीज है ये, बस दिमाग खराब करने के काम कर रहे हैं ये। मतलब एक किताब में कुछ लिख रहे हैं, दूसरी में कुछ, और पेपर हिंदी और इंग्लिश का मिलके एक ही आना है, तो वो दिक्कत है, उस वजह से ऐसा कर देते हैं बहुत बार, तो ध्यान रखना इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रीपर्पस, तो 1 नंबर में आया था ये। राइट एशियंट मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन एनी 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, तो उनके नाम बताने, बस एशियंट मेथड बताने, 2 नंबर में है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड, तो एडवांटेज बताने आपको, 2 नंबर में है ये क्वेश्चन, बहुत बार आया, ये भी अच्छे से कर लेना इसको। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वाटर साइड मैनेजमेंट, 2 नंबर में है। हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स कोज सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, और ये मैंने उसमें भी लगा दिया था ना अभी थोड़ी देर पहले, 14th चैप्टर में कह रहा था, मैं ये 16th वाले का लग रहा है मुझे, तो हाँ ये वही था, उसका हटा देना, इधर है उसका आंसर, ठीक है। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस, आई होप आपको पसंद आए होंगे। और ये सारा जो है ना पूरा, ये क्वेश्चन मैंने अपने पास से एक भी नहीं बनाया, सारा पेपर एनालिसिस है ये, और पेपरों में जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए हैं इस वीडियो में, और मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और जो रिपीट मतलब कुछ कम रिपीट होते हैं ना, 1 बार आया 2 बार, उनके ऊपर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं लिखता, उन्हीं के ऊपर लिखता हूँ जो 3 4 5 बार 6 बार 10 बार 20 बार भी आ चुके हैं, तो उन्हीं के ऊपर लिख रखा है। तो जिनको पास होना मोस्ट इंपॉर्टेंट करना, जिनको पास नहीं होना नंबर भी बढ़िया चाहिए, एडिशनल नंबर भी अच्छे चाहिए, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आउट कर सकते हो, ठीक है। और आपके बाकी जो टॉपिक्स है बायोलॉजी एंड जो केमिस्ट्री है, तो उसके भी जो है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो आप अगर नहीं देखा है तो अभी तक, ठीक है। और हाँ ये बताओ भाई, अब खत्म हो गई है वीडियो तो, ठीक है, ये बताओ किसने वीडियो लास्ट तक देखी है, क्योंकि इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कोई लास्ट तक पहुँचता है नहीं पहुँचता है, बट जो पहुँचा है कमेंट में बताओ भाई मैंने लास्ट तक देखी है, और क्वेश्चन प्रिपेयर करने वाले हो आप, ठीक है, पूरे प्रिपेयर कौन कौन कर रहा है बता देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।